do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लास के साथ। दोस्तों, आज जो वीडियो मेरा क्लास के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने भी एएनएम का फॉर्म डाला है, ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में उनको अंतिम 10 वर्ष के पुराने क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। इनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपसे को बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा है 15-16 फरवरी को होने वाली है, तो मात्र 9 से 10 दिन शेष बचे हुए हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो प्लीज़, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इस हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपकी एक नज़र सिलेबस की ओर लेकर चलते हैं। और आपको पता है कि आपके जो सिलेबस में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि एक सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और दूसरा है विज्ञान, जिसमें से सामान्य ज्ञान में से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और विज्ञान में से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जो आपसे टोटल आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा वो 150 क्वेश्चन का रहेगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान में से क्या पूछे जाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान में से मध्य प्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियाँ, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जानकारियाँ हैं उसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद प्रमुख अभ्यारण्य, जो मेन अभ्यारण्य हैं उनको भी अपने स्टडी कर लेना है हमको। इसके बाद उद्यान, प्रमुख नदियाँ, दोस्तों नदियाँ के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि नदियाँ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। हमने देखा है कि लास्ट अंतिम 10 साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें नदी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, इसके बाद कहाँ कहाँ नाले बनाती है, कहाँ कहाँ उद्गम होकर मिलती है। तो इसके बारे में ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। नदियों के बारे में ज़रूर क्वेश्चन बन रहा है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद प्रमुख सिंचाई योजना, जो सिंचाई योजना मध्य प्रदेश में चल रही है या लागू कब हुई है उसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद पर्यटन में दुर्ग व किले मध्य प्रदेश में, जैसे कि ग्वालियर के किले हैं और जहाँ किले, हमको पूरा जानकारी इसके हासिल कर लेना है, ताकि इसमें से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। प्रमुख महल, मध्य प्रदेश में महल, पौराणिक, दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, ये हमको इनके बारे में स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं। प्राकृतिक स्थल, गुफाएं, समाधि व मकबरे, ये इनको आप स्टडी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक एवं साहित्यकार, समाज सेवी इत्यादि, इनके बारे में भी हमको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे राजनीतिक खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश से कौन से खिलाड़ी हैं, जैसे कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, इनके बारे में भी हमको पढ़ लेना है। सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश को जो आने वाला है ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ये सिलेबस मात्र इतना सा है, तो इसके बारे में ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद विज्ञान में से थोड़ा टफ रहेगी विज्ञान आपके लिए, लेकिन इसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जाने वाले हैं विज्ञान में से पूछे जाने वाले हैं। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि 12वीं परीक्षा पैटर्न के आधार पर निम्न विषय अनुसार है, जो कक्षा 12वीं के पैटर्न के आधार पर ये सिलेबस बनाया गया है। और इसमें से सबसे पहले पूछा जा रहा है ब्रह्मांड यूनिवर्स, इसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, इसके बारे में आपको पूरी स्टडी कर लीजिए कि किस किस तरीके से मापन होता है, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इसको पूरी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा नेट के द्वारा, हमारी वीडियो के माध्यम से। और यदि बुक नहीं लिए तो बुक के माध्यम से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर देख सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ, धातु, अधातु, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, इसके बारे में भी अच्छी स्टडी। एवं मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण, इनकी भी अच्छी तरीके से स्टडी। इसके बाद चौथे नंबर पर भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत कौन कौन से स्रोत होते हैं, भोजन के घटक क्या होते हैं, भोजन पदार्थों का संरक्षण, भोजन का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, भोजन एवं स्वास्थ्य, तो इसके बारे में से भी कम से कम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपसे। इसकी स्टडी हमने कर ली है, और लास्ट अंतिम जो पेपर आए थे उसी में से ही ये क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद सजीव जगत में से देख सकते हैं कि वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रिया, अनुकूलन एवं जैव उत्पत्ति। इसके बाद छठे नंबर पर देख सकते हैं आप बल, गति एवं दाब, ठीक है ना, ये आपसे इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे।
तो इसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं मशीन। 8वें नंबर पर ताप एवं ऊष्मा, इनकी स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन अपरूप, हाइड्रोकार्बन। और इसके बाद 10वें नंबर पर प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना जैसे कि भूस्खलन हुआ, और इसके बाद भूकंप आना, प्रकाश, ध्वनि, इसमें से ज़्यादा नहीं आना है, प्रकाश और ध्वनि के बारे में बस। इसके बाद देख सकते हैं कि 11वें नंबर पर देख सकते हैं वस्तु कैसे काम करती है। चुंबक, विद्युत एवं विद्युत धाराएं। वस्तु किस तरीके से काम करती है, यदि चुंबक, विद्युत एवं विद्युत धारा होती है तब। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हमारे वायु हो गया, इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। और इसके बाद 13वें नंबर पर देख सकते हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बाद 14 नंबर पर पर्यावरण है, और 15 नंबर पर विज्ञान के उद्देश्य हैं। विज्ञान का क्या उद्देश्य है आपको तो ये पता ही है, क्योंकि आप 12वीं क्लास में हैं और या उससे ज़्यादा है, क्योंकि आपने बंडर ऑफ साइंस भी किया है और साइंस काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, तो आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज भी होगा। इसके बाद 16 नंबर पर देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और 17 नंबर पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और कोर्स सिद्धांतों से अवगत कराना। तो ये आपका रहा था सिलेबस, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। और अभी तक आपने स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया तो स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मात्र 9 से 10 दिन शेष बचे हुए हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान में से बता चुके हैं हम कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और विज्ञान में से आपसे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कुल आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा वो 150 नंबर का रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर पर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहिए, बने रहिए मेहरा क्लासेस पर। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कि जो एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में हुआ था। 2016 में ये टेस्ट हुआ था, और ये 25 जनवरी 2016 को 3 PM पे हुआ था। इसके बाद जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपके देख सकते हैं कि नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। अब वो कौन सा क्षेत्र है, देख सकते हैं कि नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। अब वो कौन सा है, पहला है आपका निमाड़, दूसरा है बिडमर, जापर और नारमत। इसमें से कौन सा है, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर निमाड़ आपका पहला जो आंसर है, आपका पहला वाला वो आपका सही आंसर है। निमाड़ आपका बिल्कुल सही आंसर है, और इसको आपको लगाना है। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अंतिम हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका गोंड, बेगा, कीकर और भील। तो इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, इसका आंसर है आपका बेगा, मतलब दूसरे नंबर पर आपका बेगा वाला आंसर रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहना, क्योंकि यदि आप काम भी कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू चालू करके रख दिए, क्योंकि आपको आवाज़ सुना रही है। आवाज़ सुनाई देगी तो क्योंकि सुनने में ज़्यादा याद रहता है, देख भी सकते हैं। यदि काम करते हुए इसको आपकी वीडियो चल रही है यूट्यूब पर, आपने मोबाइल कहीं भी यूज रख देते हैं और इसके बाद काम करते रहते, तो आपकी आवाज़ आपके पास पहुंचती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको सुनाई देगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिसके लिए गोदना जीवन शैली का अंतिम हिस्सा है। तो वो पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा है बेगा और कीकर या भील। इसके बाद जो आपका आंसर रहेगा वो है बेगा। कौन सा रहेगा, बेगा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है। तो नंबर 1 स्थान पर राज्य कौन सा है, किसके स्थान पर, विशेष जनजाति की जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ और तीसरा है आपका मध्य प्रदेश और चौथा है आपका उत्तराखंड। तो आपका जो ऑप्शन सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि जनजातीय जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीप भारत के पुराने हिस्से में मिला है। तो पुराने हिस्से में क्या मिला है, गोंड, भील, कीकर या अंगा। तो आपका जो ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका है वो गोंड। तो गोंड का आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। तो जहाँ पे पहले नंबर पे भोपाल, दूसरों पे है दुर्ग, उज्जैन, सिंगरौली। तो ये सिंगरौली से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, सिंगरौली। तो सिंगरौली में ये अपना आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवाश्म पार्क के जीवाश्म ईंधन साल
पुराने होने चाहिए। क्या पुराने होने चाहिए? जीवाश्म पार के जीवाश्म कितने साल पुराने होने चाहिए? 10 से 20 मिलियंस, 30 से 40 मिलियंस, 10 से 150 मिलियंस और 200 से अधिक मिलियंस। तो इसका जो आंसर है 40 से 150 मिलियन। 150 मिलियन आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका जो आंसर सही है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब्दील कर दिया गया है। कौन से में तब्दील किया? महादेव अभयारण्य, बांदीपुर अभयारण्य, बांधवगढ़ अभयारण्य या पन्ना रिजर्व। तो वो है बांधवगढ़ अभयारण्य के नाम से तब्दील कर दिया गया है। किसमें? बांधवगढ़ अभयारण्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में सबसे पुराने जंगल पाया जाता है। भारत में सबसे पुराने जंगल पाया जाता है में क्या पाया जाता है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य, कान्हा, कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला आपका जो क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में सबसे पुराने जंगल पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य है या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है या वन विहार पार्क है। तो आपका जो आंसर है वो है बोरी वन्यजीव अभयारण्य। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अचान कमार एक अभयारण्य है, ये जिले में स्थित है। दोस्तों अचान कमार एक अभयारण्य है और वो कौन से ज़िले में स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए रीवा, अनूपपुर, रतलाम या मुरैना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अनूपपुर। अनूपपुर में ये ज़िला उपस्थित है। देख सकते हैं कि अचान कमार जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? अनूपपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर अभयारण्य स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मंदसौर, सोन, रीवा या जबलपुर। तो आपका जो आंसर सही है वो मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंदसौर जिले में स्थित है। बिल्कुल इसको ध्यान रख लीजिएगा, मंदसौर। इसको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अभयारण्य जिसमें कई चट्टान आश्रय हैं। अभयारण्य जिसमें देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है केन घड़ियाल, शिवपुरी, नरसिंहगढ़ या कान्हा। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है नरसिंहगढ़। कौन सा ऑप्शन सही है? नरसिंहगढ़ इसका आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नौरादी एक अभयारण्य है जो में स्थित है। अब देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? अभयारण्य वाले से पूछे गए हैं। अभयारण्य वाले क्वेश्चन अभी देख सकते हैं कि 10 कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन अभयारण्य से आए। तो अभयारण्य वाले जरूर पढ़ लीजिएगा। अभयारण्य वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पर कि नौरादी एवं अभयारण्य है जो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सागर में, मुरैना में, रीवा में या बाजार में। तो जो आपका आंसर वो कौन सा सही है? सागर वाला आंसर सही है। सागर में स्थित है और ये आपको पता होना चाहिए। अभयारण्य के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इसमें नोट कर लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से पूछे गए हैं। देखिए फिर से अभयारण्य आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अभयारण्य जो कि मुरैना में स्थित है। मुरैना में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोन अभयारण्य, कोनो अभयारण्य, घाटी गांव अभयारण्य या बांधवगढ़ अभयारण्य। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें देख सकते हैं कि कुनो अभयारण्य उपस्थित है जो कि मुरैना में स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है और ये मुरैना में स्थित है। इसको ध्यान रखना। तो अभयारण्य वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चंबल निकलती है, जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो नदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। नदी वाले में देख सकते हैं कि चंबल नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? सागर से निकलती है, रीवा जिले से निकलती है, जनाव पाप से हिल्स से निकलती है या मिक्की सीमाओं से निकलती है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा वाला जाना पाव हिल्स, यहाँ से होकर चंबल से निकलती है। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपने इसका सोच रखा है तो आपका बिल्कुल सही हो जगह पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बीना और हसन सहायक नदियाँ हैं। बीना और हसन सहायक नदियाँ हैं तो ये कहाँ पर है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा या बेतवा। कौन सी नदी है? तो इनमें से नदी है वो है
बेतवा। कौन सी है? बेतवा, मतलब चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आपने बेतवा बता रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि क्षिप्रा नदी, जो क्षिप्रा नदी है में विलीन हो जाती है। किस में विलीन हो जाती है क्षिप्रा नदी? तो देख सकते हैं कि चंबल नदी में, नर्मदा नदी में, या सोन नदी में, या स्वर्ण नदी में। तो क्षिप्रा नदी उज्जैन से निकलती है, उज्जैन में मिलती है दोस्तों ये, और ध्यान रखना ये उज्जैन में निकलती है। और इसके बाद ये नदी चंबल नदी में जाकर लुप्त हो जाती है। किस में लुप्त हो जाती है? चंबल नदी में। जहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पहला वाला आंसर सही है। किस में विलीन हो रही है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। मिलना विलीन एक ही शब्द है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है, एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है, तो वो कौन सी रहेगी क्षिप्रा नदी? यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्षिप्रा नदी गुजरती है तो वो कहाँ से गुजरती है? उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर। तो यहाँ से ये गुजरती है। तो इसमें से ऑप्शन है उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर या सागर। तो ये उज्जैन से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। यदि आप पहला ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट को देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल नदी के उस पार स्थित है। सबसे बड़ा सड़क पुल जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, या फिर तवा नदी पर है। तो वो ऑप्शन है आपका तवा नदी। तवा नदी में सबसे बड़ा सड़क पुल है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो पुल है वो कहाँ पर है? तवा नदी पर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा या ताप्ती। तो किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा नदी है। कौन सा ऑप्शन है? बेतवा वाला। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडर एक झरना है जो कि इनसे संगम के द्वारा बनाया गया है। किसके संगम के द्वारा बनाया गया है? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और तवा, चंबल और नर्मदा, या चंबल और ताप्ती। तो ये आपका नर्मदा और तवा से मिलकर बना होता है, नर्मदा और तवा से। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा और तवा, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिला गुना नदी से विभाजित है। तो कहाँ पर विभाजित है ये? देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है तवा, तमसा, सिंध या जमनी। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंध पर स्थित है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे गांधी सागर बांध नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध देख सकते हैं कि गांधी सागर बांध नदी पर बनाया गया है। तो महानदी, या फिर नर्मदा नदी, या फिर चंबल नदी, या फिर तवा। तो इसमें चंबल नदी पर आपका बनाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि साइक्लोपियन बांध है। साइक्लोपियन बांध कहाँ पर स्थित है? देख सकते हैं कि यहाँ पे बेतवा नदी पर है, चंबल नदी पर है, या ताप्ती नदी पर, या नर्मदा नदी पर। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो बेतवा नदी पर इसका बांध स्थित है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जहाँ पे कि बंजार नदी परियोजना घाटी में है। बंजार नदी परियोजना घाटी कहाँ पर स्थित है? गंगा में, नर्मदा, यमुना और चंबल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि नर्मदा आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आप नर्मदा नदी का बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। इसके बाद बारना सहायक नदी है। कौन सी नदी है? बेतवा, चंबल, ताप्ती या नर्मदा। तो इसमें देख सकते हैं कि नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की इन नदियों में बरगी एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। तो इसमें से कौन सी सिंचाई परियोजना? नर्मदा और गंगा, नर्मदा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, या चंबल और ताप्ती। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देख सकते हैं कि नर्मदा और गंगा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा और गंगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है तो कहाँ का है? सलाखें, वृक्ष के समान, रेडियल या आयताकार। तो इसमें से सलाखें बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद 10-10
1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक है। सबसे पुराना बांध कौन सा स्थित है? तो सबसे गांधी सागर बांध है, वाराणस बांध है, साइक्लोपियन बांध है और इसके बाद तवा बांध है। तो तवा बांध है। इनमें से चारों ऑप्शन में से किसका बता रहे हो? तो इसका आपका आंसर जो सही है वो है साइक्लोपियन बांध, जो कि आपका तीसरे नंबर का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है, तो कौन सा है? सूखा, बाढ़, जल भराव या पानी टपका। तो इनमें से पहला जो आंसर है वो आपका रहेगा जल भराव। जल भराव आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि ग्रामीण पानी शेड प्रबंधन, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों? सॉरी, इसमें जय मित्र योजना, जय मित्र योजना कौन सी रहेगी आपकी? तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रामीण पानी शेड प्रबंधन। इसके बाद शहरी छत जल संचयन, स्थायी जल प्रबंधन या जल प्रदूषण नियंत्रण। तो इनमें से पहला कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों? इनमें से देख सकते हैं कि शहरी छत जल संचयन। तो इसमें से आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि चतुर्भुज नाथ मंदिर अभ्यारण्य के पास स्थित है। चतुर्भुज नाथ मंदिर कौन से अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो ये देख सकते हैं कि गांधी सागर, करेरा, केन घड़ियाल या शिवपुरी। तो जो गांधी सागर है उसके पास ये चतुर्भुज नाथ मंदिर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाते हैं निकटतम पर्यटन स्थल है, तो उसके घड़ियाल अभ्यारण्य के पास जो निकटतम पर्यटन स्थल है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वाला मांडू है, दूसरा उज्जैन, खजुराहो या ग्वालियर। तो जो आपका इसके स्थित पास में स्थित है अभ्यारण्य के स्थित घड़ियाल अभ्यारण्य के जो पास में स्थित है वह है स्थित है खजुराहो। इसका सही ऑप्शन है खजुराहो। इसके बाद यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है, तो कौन सा है? उज्जैन में केदारनाथ मंदिर, मांडू में जहाज महल, खजुराहो स्मारक या भोजपुर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? खजुराहो स्मारक। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंडोला महल और जहाज महल दोनों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है, रीवा में, भोजपुर में या राजगढ़ में। तो ये मांडू में स्थित है। कौन सा है? हिंडोला महल। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मांडू में। इसमें दो महल स्थित है, हिंडोला महल और जहाज महल। ध्यान रखना, जहाज महल और हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में। इसके बाद करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था। किस साल में स्थापित हुआ था? 1981 में, 1988 में, 1991 में या 2000 में। तो 1981 में आपका ये करेरा अभ्यारण्य इस साल स्थापित हुआ, तो वो 1981 में स्थापित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है। पक्षी कहाँ पर देख सकते हैं और कौन सा पार्क है? वो है सतपुड़ा, केन घड़ियाल, करेरा या नेमावर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सतपुड़ा जो पार्क है वो सतपुड़ा पार्क में सबसे अच्छे सुंदर पक्षी देखने का मौका मिलता है और वहाँ पे सबसे अच्छे पक्षी भी है, तो इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? सतपुड़ा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि करेरा अभ्यारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले कौन कौन से? उज्जैन और नेमावर, मांडू और रीवा और होशंगाबाद और शाहपुरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उज्जैन और नेमावर में मतलब उज्जैन और नेमावर उन पर्यटक के जिलों के पास स्थित है। इसके बाद लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है। कौन सा मंदिर है जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जो कि लोकप्रिय शिव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो उनमें से एक ऑप्शन है उज्जैन, मांडू, भोजपुर या रीवा। तो कौन सा मंदिर है? तो वो है भोजपुर। कौन सी नदी के पास है? वो बेतवा नदी के पास स्थित है और ये कहाँ पर है? भोजपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीज़ें बरकरार रखता है वो कौन सा है? संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीज़ें बरकरार रखता है। जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि संग्रहालय कौन सा संग्रहालय जहाँ पे सामान इकट्ठे रखे रहते हैं, म्यूजियम जिससे कहा जाए। तो रीवा के जो महाराजा थे उनके कहाँ पर सामान बरकरार रखे जाते हैं? इंदौर में इंदौर संग्रहालय, भोपाल में शिप्रा संग्रहालय, बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय या उज्जैन में सतपुड़ा संग्रहालय। तो इनमें से ऑप्शन है आपका बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय। तो ये यहाँ पर स्थित है। इसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 1888 में तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी। तो कौन सी रहेगी वो? महेश्वर, इंदौर, भोपाल या उज्जैन। तो इनमें से कौन सी रहेगी?
तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि महेश्वर, इंदौर, भोपाल या उज्जैन। तो इनमें से सही आंसर है महेश्वर, मतलब पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट, भोपाल में गौहर महल, भोपाल में गौहर महल 1816 से में के अंतर्गत आता है। कौन सा में आता है? होलकर में, गोंड में, राजपूत में या नवाबों में? तो ये नवाबों में आता है। ये ध्यान रखना, भोपाल में नवाबों का राज चला है काफ़ी पहले, और ये जो गौहर महल है वो 1816 से में अंतर्गत आता था और ये नवाबों के टाइम का था। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में पैदा हुए फिल्म शोले के दिग्गज लेखक हैं। दोस्तों जो फिल्म है शोले बहुत अच्छी फिल्म है और सभी को बहुत पसंद है ये फिल्म। और जो इंदौर में पैदा हुए थे दिग्गज, उस लेखक का नाम क्या है? तो जहाँ पे देख सकते हैं कि जावेद अख्तर, सलीम चिश्ती, सलमान खान या सलीम खान। तो जो आपका सही आंसर है वो सलीम खान। सलीम खान आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में पानी और वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश में पानी और वित्त मंत्री है कौन है? बाबूलाल गौर, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, उमाशंकर गुप्ता या जयंत मालिया। तो दोस्तों ये उस टाइम का क्वेश्चन था, कब? ये 2016 के टाइम का बात है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें अभी का ये नहीं है। जैसे कि मध्य प्रदेश में पानी और वित्त मंत्री के जो बाबूलाल गौर, उसमें जयंत मालिया या गोपाल भार्गव, तो ये पुराना क्वेश्चन है। और ये इसका जो आंसर इस टाइम था वो जयंत मलैया है। किस टाइम का है ये? 2016 की बात चल रही है और अब 2021 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें आपको कि यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश राज्य मंत्री है। तो कौन सी मंत्री है वो? ग्रामीण विकास, औद्योगिक शिक्षा या वित्त मंत्री? तो इसमें से देख सकते हैं कि औद्योगिक मंत्री है। कौन सी है वो? यशोधरा राजे सिंधिया, वो औद्योगिक मंत्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम है। अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम कौन सा रहेगा? विंध्या पर्वतधाम, रिक्सा पर्वत, हिमा पर्वत या शिवालिक? तो इसमें से जो ऑप्शन सही है रिक्सा पर्वत, जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इनके परिवार में जो कि ग्वालियर से हैं, सरोद का आविष्कार किया है। और जो ग्वालियर से के परिवार से और सरोद का आविष्कार किया है तो वो कौन से हैं? ग्वालियर के महाराजा। इसके बाद उस्ताद भीम सिंह जोशी, अजमत अली खान, माधव होलकर। तो इसमें से अमजद अली खान हैं जो कि ग्वालियर के राजा भी हैं, परिवार से अच्छा परिवार से करते हैं। और इसके बाद सरोद का आविष्कार भी इन्होंने किया है। तो वो उनका ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा वाला, अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 2 संगीतकारों को अब तक भारत का रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तमिलनाडु से MS सुब्बुलक्ष्मी है, अन्य मध्य प्रदेश से थे, वो कौन है? तो पहला तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सुब्बुलक्ष्मी है और दूसरा कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन है आशा भोसले, लता मंगेशकर, सरोजनी मिश्रा या कमला देवी। तो इनमें से सही ऑप्शन है बिल्कुल लता मंगेशकर, जिसको कोकिला भी कहा जाता है, स्वर की देवी कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा? लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्वालियर में पैदा हुए और प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन से हैं? ग्वालियर में पैदा हुए और प्रसिद्ध हिंदी लेखक जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। तो शरद पवार, शरद यादव, पृथ्वी चौहान या गणेश शंकर? जो कि गणेश शंकर है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, प्रसिद्ध लेखक है और ग्वालियर में पैदा हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था तो इस टाइम सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन से थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो रविशंकर शुक्ल है। हमको वैसे ही याद होना चाहिए, फिर भी ऑप्शन है कि रविशंकर शुक्ल है या संजय जगदाल है, अनूप कुमार है या जयंत मलैया है। तो इसका जो ऑप्शन सही है रविशंकर शुक्ल है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी सतह तक पहुंचने में लगा समय, मतलब सूर्य से जो आने वाली रोशनी है हमारे पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाती है? तो देख सकते हैं कि 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 12 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 8 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? 8 मिनट में 8 मिनट लगते हैं, थोड़ा कम लगते हैं, 7 मिनट 52 सेकंड के आसपास या 50 सेकंड के आसपास है, लेकिन 8 मिनट बताया गया है। लेकिन इसमें से सही ऑप्शन है वो 8 मिनट है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं?
भूकंप किसके द्वारा विवेचक होते हैं? तो देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से, रेडियो तरंगों से, भूकंपीय तरंगों से या प्रत्यास्थ तरंगों से। तो इसमें से देख सकते हैं कि ये भूकंपीय तरंगों से होता है। कौन सा? भूकंपीय तरंगों से। आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बाल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जब एक बाल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? मतलब उस बाल नीचे आती है, ऊपर जाती है, क्या होता है? तो गति की समान दिशा में होता है, गति की विपरीत दिशा में होता है, सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचने पर शून्य होगा या ऊपर जाते हुए बढ़ेगा। तो गति की विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि हमने ऊपर की ओर फेंकी तो इसका विपरीत मतलब नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? गति की विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जब एक सिक्के और प्रतिध्वनि निर्वात एवं एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? जब एक सिक्का है और प्रतिध्वनि को निर्वात एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? समान बल रखते हैं, समान चाल रखते हैं, समान वेग रखते हैं, समान त्वरण रखते हैं। तो समान त्वरण रखते हैं। ये अब विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर टन के बराबर होता है। 1 मीटर टन तो कितना होता है? 1 टन 10 कुंटल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम या 10,000 किलोग्राम। तो इसका सही ऑप्शन है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 मीटर टन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं 2016 वर्ष के फरवरी माह में होंगे, क्या रहेंगे? 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन या 28 दिन। तो दोस्तों ये 2016 की बात है। अब 2021 चल रही है। तो 2021 में यदि पूछा जाए कि अब फरवरी में कितने दिन होने वाले हैं, मतलब कितने, तो इसमें 28 दिन होने वाले हैं। मतलब इसमें देखते हैं कि लीप ईयर होती है दोस्तों। आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि लीप ईयर जो होती है, लीप ईयर में 360 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 366। और विदाउट लीप ईयर होती है, उसमें कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। कितने? 365 डेज। तो 365 डे आपको लीप ईयर्स में होते हैं, सॉरी 366 लीप ईयर में होते हैं। तो वो 4 साल में एक बार आती है। कितने में आती है? 4 साल में एक बार। तो अभी 2021 में लीप ईयर नहीं है दोस्तों। तो ये 29 दिन नहीं होगा। यदि ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में पूछा जाए तो बिल्कुल इसका आंसर 28 दिन होगा। मतलब इसका ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? वेग, त्वरण, विस्थापन या दूरी? तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसके बाद दाब की मात्रा, दाब की क्या मात्रा है? तो जहाँ पे देख सकते हैं कि द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो देख सकते हैं कि मीटर, सॉरी एमएस इनवर्स 1, किलोग्राम एमएस इनवर्स 2, और इसके बाद किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनवर्स S2, इसके बाद किलोग्राम मीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो इनमें से आपका जो आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि केजी, मीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइम कंपटीशन ज़्यादा है, काफ़ी लोगों ने एनएम का फॉर्म डाला है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, इसकी एसआई यूनिट का मूल्य है। तो देख सकते हैं कि 1.68 मीटर, 1.06 मीटर, 168 सेंटीमीटर एंड 1680 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से देख सकते हैं कि 1.68 मीटर। तो इसका आंसर कौन सा सही है? आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 16.0 यू का, इसका परिणाम किलो में क्रम में बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है कि यहाँ पे 10 इनवर्स 26 kg, 10 टू दी पावर 26 kg या 10 टू दी पावर -24 kg या फिर 10 टू दी पावर 24 kg है। तो इसमें आपका आंसर है 10 टू दी पावर -26 kg। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद एक संयोजक यौगिक 2 परमाणु के बीच बनता है जिनका क्या है? तो इसमें देख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक समान होता है, विद्युत ऋणात्मक बहुत अंतर होता है, इसका समान आयनन ऊर्जा होती है, इसके बाद आयनन ऊर्जा में बहुत अंतर होता है, इसके बाद विद्युत ऋणात्मक समान होता है। तो इसका आंसर ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बेंजीन, नेफ्थलीन और एनसिन को एक खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया है। तो पहला ऑप्शन है एलिटिफिलेटिक हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपका जो ऑप्शन सही है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि आपका
तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं कौन सा तत्व ज़्यादा धन विद्युत होगा। तो देख सकते हैं कि पहला है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड बोरियम। तो आपका बोरियम आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा फ्लो होती है, तो वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो परमाणु से ढील से बंधे होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन परमाणु से सकते होते हैं और परमाणु के नज़दीक पाए जाते हैं। तीसरा है आपका धातु के अंदर मुक्त आयन की गति के कारण, और चौथा है धातु में मुक्त परमाणु होते हैं जो कि आसानी से गति कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर सही है वो आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो परमाणु से ढीले बंधे होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि का खालिस्तान भारीतम कोश है। तो कौन सा है, क्षारीय धातु, हेलोजन, अक्रिय गैस है या चालकोजन। तो इसमें से आपका अक्रिय गैस मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुओं के मध्य खालिस्तान होने के कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उपसंयोजी, सहसंयोजन आवन, आयन बांधन, इसके बाद संयोजन बावन या फिर हाइड्रोजन आवन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आवन जो है इसका आंसर सही है, चौथा वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि टूथपेस्ट और शैम्पू में झाग बनाने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है। जो टूथपेस्ट और शैम्पू में जो झाग बनता है वो कौन उत्तरदायी होता है इसके लिए। तो सोडियम के ट्राइग्लिसराइड या मिंट सुगंध, अपमार्जक या फिर जेल। तो इसमें है अपमार्जक, आपका बिल्कुल आंसर सही है जो 2 की तीसरे नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं तत्व में उपस्थित प्रोटीन की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक है तत्व के समस्थानिक में होगा। तो वो है बराबर द्रव्यमान संख्या, बराबर परमाणिक द्रव्यमान या बराबर परमाणु क्रमांक। तो आपका जो ऑप्शन है वो दोस्तों बराबर न्यूटन संख्या। तो इसमें से बराबर परमाणु क्रमांक है जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है और जहाँ पे देख सकते हैं कि 10 मिली इथोलोनिक अम्ल के 10 मिली जीरो पानी के में मिलाया जाता है और उसको अच्छी तरह हिलाया जाता है। तो मिश्रण को कुछ समय रखने के बाद वह ऐसा दिखता है। तो किसकी तरह दिखता है। तो यहाँ पे पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला इसमें ऑप्शन है। तो इसमें चौथे वाले की तरह दिखता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे देख सकते हैं कि पाचन में पत्र में समान रूप में पाए जाने वाले विकार को चुनिए, कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सतत पेशी संकुचन, दमा, पीलिया, पेचिस। तो पेचिस इसका सही ऑप्शन है जो कि चौथा वाला है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है, कौन सी विटामिन जल में घुल सकती है, वो कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। तो आपको विटामिन के बारे में पढ़ लेना है। विटामिन ए से कौन सी कमी, विटामिन बी से कौन सी कमी, विटामिन डी से विटामिन डी, जितनी भी विटामिन है दोस्तों इसके बारे में स्टडी कर लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है विटामिन बी इसकी जो कि पानी में घुलनशील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी स्थिति में कैटरिन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है। तो वो कौन सा है, रतौंधी में, बेरी बेरी या स्कर्वी। तो इसका आंसर या रिकेट्स में। तो दोस्तों रतौंधी में होती है। किस स्थिति में कैंटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है, तो वो है रतौंधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसी विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। वो है नियासिन, रिबोफ्लाविन्स, एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल्स या नियासिन। तो इसमें से सही ऑप्शन है वो कौन सा है, नियासिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता है। रतौंधी, सूखी रूख त्वचा, आंखों का शुष्कन या मसूड़ों से खून बहना। तो आपका जो आंसर है वो मसूड़ों से खून बहना जो कि विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता। इसके बाद नीचे दिए गए भोजन के समूह में कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल, ब्रेन खुम्बी और मूंगफली के दाने। इसके बाद फोर्टिफाइड दूध, यकृत, गाजर, सिट्रस फल्स, स्टाइफरी और ब्रोकली। तो इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि मछली का तेल मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
और इसमें से कुछ कुछ ऐसे रहेंगे कि जो नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको पुराने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपकी स्टडी करा रहे हैं। 9-10 दिन बचे हैं तो तैयारी ज़रूर करना इसकी। तो शताब्दी तथा अमेरिका वासियों ने बंद नियासिन में हिमाकंद तथा खालिस्तान की सुरक्षा के लिए लाइस जेल में भिगोए हुए मक्के का प्रयोग किया। तो है पेलाग्रा, रतौंदी, स्कर्वी या अस्थि मृदा। तो इसमें पेलाग्रा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विटामिन नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी 2 विटामिन DNA संश्लेषण कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, बताइए। विटामिन B12, इसके बाद विटामिन B12 एवं नियासिन, विटामिन B12 एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड विटामिन B12 एंथ्रेक्स अम्ल। तो वो है विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल, जो कि आपका ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है, तो वो रॉबर्ट विटेकर, लैंडमार्क, बेंथम एवं हुकर, लिनियस एवं रॉबर्ट विटेकर। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन है वो रॉबर्ट विटेकर, जो कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है, मनुष्य के वृक्क तंत्र। दोस्तों इंग्लिश जरूर देख लेना, इंग्लिश भी यदि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो इंग्लिश देख सकते हैं, और हिंदी वाले भी इंग्लिश वाला देख सकते हैं, क्योंकि कोई लैंग्वेज ऐसी होती है हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में समझ में आता है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है कि इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हिंदी में समझ में आती है। तो दोनों मोड से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए और स्थानांतरण के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है उत्सर्जन के लिए, जो कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद रक्त दाब को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया था। रक्त दाब मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्फाग्नोमेनोमीटर, स्पाइरोमीटर, इसका थर्मामीटर एंड एनीमोमीटर्स। तो इसका है स्पाइरोमेनोमीटर, इसका यूज किया जाता है, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण में यूक्रेटियार्ड्स को खालिस्तान रखा जाता है। सभी 5 जगत में, 5 में से 4 जगत में, केवल 3 जगत में या केवल 1 जगत में? तो 5 में से 4 जगत, जो कि आपके दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि विभिन्न प्रकार के दांत खालिस्तान में पाए जाते हैं। स्तनधारियों में, मछलियों में, उभयचरियों में, स्करियों। तो स्तनधारियों जीव में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसके बाद रोमथी में भोजन का आंशिक पाचन कहलाता है, वो कौन सा है? कोर, बसलालिशा का, विशेल या कण। तो यहाँ पे देख सकते हैं कण इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से खालिस्तान क्रम में गति करती है, तो कौन सी करती है? कंठ, श्वासनली, एलिवियोली फेफड़े या नस्ट्रीली कंठ, श्वासनली फेफड़े। तो इसका जो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मुख्य ग्रसनी श्वासनली फेफड़े या नस्ट्रील कंठ श्वासनली फेफड़े। तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों नस्ट्रील कंठ ग्रसनली श्वासनली फेफड़े, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिक की अधिकतम मात्रा ले जाती है? तो वो कौन सा है? देख सकते हैं कि यकृति निवारिका शिरा, यकृति शिरा, वक्र शिरा या यकृति धमनी। तो यकृति शिरा आपका ऑप्शन सही है, जो आपसे दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका लिए तरल का मतलब क्या होता है? तरल का मतलब केवल द्रव होता है, केवल गैस होती है? दोनों द्रव और गैस होती है, ना तो द्रव ना ही गैस। तो इसका सही ऑप्शन है दोनों द्रव और गैस हो सकती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है, जो कि आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के समान आकार की बॉल पकड़े हुए हैं, तो आघूर्ण होगा, कौन सा आघूर्ण होगा? टेनिस बॉल का अधिक, क्रिकेट बॉल का अधिक, दोनों बराबर आघूर्ण रखते हैं या अपरिभाषित? तो इसका जो ऑप्शन है वो आंसर सही आंसर है दोस्तों, जहाँ पे क्रिकेट बॉल का अधिक होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब एक वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसका आभासी भार क्या हो जाता है? तो सीधी बात है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, ये एक जैसा रहता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कम हो जाता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसका आंसर है पहला वाला, जो कि कम हो जाता है उसका भार। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है। गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का मान क्या होगा? ध्रुवों पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, अक्षांश पर अधिकतम या ध्रुवों और अक्षांश दोनों पर समान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्रुवों पर अधिकतम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एच गहराई पर क्यू घनत्व वाले द्रव पर दाब है, पी रो है। इसके बाद एच रो जी, इसके बाद एच बाय रो जी, इसके बाद एच रो जी एंड एच जी।
सॉरी रो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर है H रो G, इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब आपस में सर्दी लगती है तो कौन सी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का स्थान यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि में, या ऊष्मीय ऊर्जा का ध्वनि में। तो उसका ये सही ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा को जनरेट करती है, जिससे हमें सर्दी महसूस कम होने लगती है। इसके बाद एक मशीन 15 सेकंड में 1500 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी? तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 100 वाट, 0.15 वाट, 0.015 वाट या 50 वाट। तो इसका आंसर है 100 वाट, आपका इसका आंसर सही होगा। इसके बाद एक गुब्बारा पानी को हवा में ऊंचाई पर प्रयोग करता है तो वह क्या है? जो पानी का धनात्मक कार्य करने के लिए बदल देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है जल पंप, हवा पंप, चूसड़ पंप या दाब पंप। तो इसका ऑप्शन है जल पंप, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप पहला वाला ऑप्शन की बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। गाड़ी के टायर में खांचे होते हैं, किस लिए होते हैं? गाड़ी के टायर में खांचे घर्षण बढ़ाते हैं, घर्षण कम करते हैं, या फिर घर्षण बलों पर असर नहीं होता, या वे टायर देखने में अच्छा बनाते हैं। तो घर्षण बढ़ाते हैं, मतलब टायर और जो रोड होता है उन दोनों के बीच में घर्षण पैदा करते हैं, जिससे कि जो गाड़ी होती है या फिर बस ट्रक जो भी होते हैं स्लिपिंग नहीं होते। और हमको भी पता है, आपको भी पता है, यदि हम चलते हैं तो पृथ्वी और हमारे पैरों के बीच में घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे और हम फिसल कर गिर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनों के पहियों में बाल बेयरिंग लगाए जाते हैं। जो मशीनों के जो पहिए होते हैं उसमें बाल बेयरिंग लगाए जाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? यहाँ पे सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में घटाने के लिए, बेलन घर्षण को सर्पी घर्षण में घटाने के लिए, इसका घर्षण बढ़ाने के लिए, या स्थितिज घर्षण को स्प्रिंग घर्षण में बदलने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए बेयरिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि बंद कमरे में पानी के छिड़काव से तापमान कुछ कम हो जाता है, क्योंकि पानी का तापमान कमरे से कम होता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बाष्पीकरण में पानी की अधिकता गुप्त ऊष्मा होती है। तो पानी ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इसमें से कौन सा होता है? बाष्पीकरण में पानी का अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है? एल्युमिनियम की, पानी की, सोना की या तांबा की? तो इसमें देख सकते हैं कि पानी की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस वस्तु में ऊष्मा किस विधि से बदलती है? चालन से, संवहन से, विकिरण से, उपरोक्त सभी में से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चालन में से ये ऊष्मा बदलती है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद ऊंचे स्थानों पर पानी खालिस्तान ताप पर उबलता है। कौन से ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, या उपरोक्त सभी में से। तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन यही सही है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे प्रेशर कुकर से खाना बनाने में कम समय लगता है, क्योंकि कुकर में ऊष्मा मुख्य रूप से एक सी बट जाती है। इसके बाद कुकर के अंदर उच्च दाब खाद्य पदार्थ के छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। खाना बनाते समय रासायनिक परिवर्तन होने में बढ़ा हुआ ताप सहायता करता है, या फिर पानी का क्वथनांक खाना पकाने के समय बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है पानी का क्वथनांक खाना पकाते समय बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन है अंतिम वाला, चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कार्बन के अपरूप का केवल एक नियंत्रित संग्रह वो कौन सा है? कोयला, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा या कोयला? तो इसमें से देख सकते हैं कि कोयला इसका सही ऑप्शन है। कौन सा है? निम्न कार्बन के अपरूप का केवल एक अनियंत्रित संग्रह वो है कोयला। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? समवाय, अपरूप, हाइड्रोकार्बन्स या समजातीय? तो समजातीय कहलाते हैं दोस्तों ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद ऐसा कार्बनिक यौगिक जो हक तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है और अंधेपन भी कारण बन सकता है, वो कौन सा? एथेनॉल होता है, एथेनोनाइक अम्ल होता है, मेथोनाल या फिर एसीटोन? तो देख सकते हैं कि मेथोनाल इसका बिल्कुल ऑप्शन सही है, जो कि दूसरा नंबर का है। इसके बाद तीसरे नंबर का है। इसके बाद कीटोन्स में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेस देन C = 0,
एंड एच लेस देन सी इज इक्वल टू 0 एंड एच लेस देन सी डैश ओ एच सॉरी इसके बाद एच ओ लेस देन सी इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर सही है लेस देन 0 सॉरी सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद ऐसा स्थिर ताप जिस पर एक अप्रूव दूसरा में बदलता है वह क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? क्रांतिक ताप, संक्रमण ताप, गलनांक या क्वथनांक? तो इसका ऑप्शन सही है संक्रमण ताप, इसका सही ऑप्शन है, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। यदि आप दूसरा बता रहे हो तो आप बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र C4H8 है उसके संरचनात्मक समूहों की संख्या कितनी होगी? तो 4, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं, यह समवर्तन नहीं दर्शाता। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि दूसरा ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रमशः ABCD क्रमशः सांद्र HCl तनु HCl घोल और पानी उन्हें pH बढ़ाता है, तो इसका क्रम क्या होगा? ABDC, BADC, ABCD या BACD? तो इसका ऑप्शन होगा ABDC, ABDC, जो कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्न में से किसको कम करने के लिए सभागार में ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं? वो कौन सा है? परावर्तन, अनुरणन काल, अवशोषण या हस्तक्षेप? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कौन सा है? अनुरणन काल इसका ऑप्शन सही है, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण है कौन सा? निकट दृष्टि दोष का कारण कौन सा है? आंखों की पुतली का फैलना या फोकस दूरी में असमान परिवर्तन, आंखों की पुतली का छोटा होना, चमकीले प्रकाश की शर्तें? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आंखों की पुतली का फैलना, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो है आंखों की पुतली का फैलना, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किससे बने होते हैं? दाढ़ी बनाते हैं वो दर्पण किससे बने होते हैं? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? तो उपरोक्त सभी। तो इसमें से अवतल दर्पण इसका ऑप्शन सही है, तीसरा वाला, जिससे दाढ़ी वाले कांच बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस रंग की कांच में अधिकतम चाल होगी? किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? किस रंग में? तो देख सकते सफ़ेद, बैंगनी, लाल और हरा। तो रेड कलर में सबसे ज़्यादा चाल होती है। इसके बाद क्योंकि वो फैलता भी नहीं है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 5 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण से दूर जा रहा है, तो वह किस वेग से अपने ही दर्पण प्रतिबिंब से दूर जा रहा है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, -5 मीटर सेकंड या 0? तो देख सकते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाएगा, मतलब 5 मीटर की रफ्तार से दूर जा रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड की दूर जाता है, तो मतलब उससे दुगना हो जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा उपकरण धारा प्रबल को मापता है? तो वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या विभव मापी? तो एमीटर इसका ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत अपघटन में धारा प्रभावित होती है, कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से, परमाणु के प्रभाव से, आयनों के प्रभाव से या अणुओं के प्रभाव से? तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? आयनों के प्रभाव से, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत देश में प्रभावित होने वाले एकांतर धारा की आवृत्ति होती है, वो कौन सी होती है? 0 हर्ट्स, 100 हर्ट्स, 60 हर्ट्स एंड 50 हर्ट्स? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 हर्ट्स इसका आंसर बिल्कुल सही है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक MCB जो लघु पथ या अधिक भार होने पर विद्युत प्राप्ति को रोक देती है, किस पर आधारित है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर? तो इसका ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, जो कि तीसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 2 प्रतिरोध ओम को 15 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब उनका 40 ओम के प्रतिरोध का समांतर रखा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? 0.1 ओम, 10 ओम, 20 ओम्स या 40 ओम? तो आपका जो 20 ओम्स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद इनमें से कौन सा कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है? कौन सा है? रासायनिक उर्वरक, कास्पेट और कृषि? इसके बाद हरा खाद या फसल चक्र? तो रासायनिक उर्वरक, जो कि कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है, वो है रासायनिक उर्वरक, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 69, बाढ़ एक परिणाम हो सकता है जब पेड़ पानी को न रोके? पहला ऑप्शन, जब अपर्ददित मृदा नदियों एक झरनों में जमा हो जाए,
या फिर जब नदियों में पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ जाए, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब मृदा की पूरी तरह सतह धुल जाए तो वह अपर्दन कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? जहाँ पे देख सकते हैं कि परत अपर्दन, अनवालिका अपर्दन, आश्रय का दोहन या वायु अपर्दन। तो परत अपर्दन इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सौर पैनल में सौर सेल परस्पर किसके संयोजित किए जाते हैं? तो वो है तांबे के तार द्वारा। किसके द्वारा? देख सकते हैं कि तांबे के तार द्वारा, इसके बाद चांदी के तार द्वारा, एल्युमिनियम के तार द्वारा या नाइक्रोम के तार द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चांदी के तार द्वारा इसका ऑप्शन सही है, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? तो कौन सा है? देख सकते हैं कि पौधों में संचित चीनी, या फिर श्वसन के समय निकलती ऊष्मा, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर किंडन के समय निकलती ऊष्मा। तो इसमें सौर ऊर्जा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे दिए गए कथनों में कार्बनिक के लिए असत्य कथन को चुनिए। तो कौन सा कथन होगा? पर्यावरण खाद का उपयोग, या फिर यूरिया का उपयोग, या फिर जैव कीटनाशक का उपयोग, या कृमि कंपोस्ट का उपयोग। तो यूरिया का उपयोग इसका सही ऑप्शन है, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन इनमें से किसका प्रजनन शामिल है? मत्स्य जो पालन होता है वो किसका प्रजनन का शामिल होता है? कुक्कुट पालन का होता है, या फिर देख सकते हैं कि जहाँ पे मसाले का होता है, या फिर मछलियाँ का होता है, या रेशम कीट से होता है। तो वो दोस्तों होता है वो मछलियाँ के होता है। इसके बाद 75वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनौती में शामिल नहीं है? तो वो कौन सा है? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जल का उपलब्ध होना, या फसलों की अवधि, मृदा के प्रकार, या जलवायु। तो जलवायु आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हरित क्रांति किससे जुड़ा है? हरित क्रांति फसल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर B.A. कुरियंस, प्रोफेसर A.M.S. स्वामीनाथ, या फिर डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, या फिर डॉक्टर J.C. बोस। तो प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथ, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तरल, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक तरल प्रेरक मछली किस किस्म का उदाहरण है? तो किस किस्म का उदाहरण है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं कार्प का, कतला का, राहु का, या मृगल का। तो ये वो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्प का ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कतला मछली किस किस्म का उदाहरण है? कतला मछली किस का उदाहरण है? तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य स्थल प्लवन, अधस्थल प्लवन, सतह प्लवक, या फिर जो समुद्री खरपतवार का पोषण करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? तो इसमें देख सकते हैं कि सतह प्लवक इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा तत्व शामिल है? तो कौन सा होता है? विटामिन, हार्मोन्स, प्रोटीन, या खनिज। तो इसमें से हार्मोन्स है, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पर्यावरणीय रक्षण किसकी जिम्मेदारी है? पर्यावरण रक्षण किसकी जिम्मेदारी होती है? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा होता है? भारत सरकार होता है, या फिर NGO, या व्यक्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें से सही है। हम जो पर्यावरण संरक्षण होती है वो सबकी जिम्मेदारी होती है, हम सभी की जिम्मेदारी होती है। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी है। वाहन के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। तो कौन सा अनुकूल ईंधन अनुकूल है? वो पेट्रोल होता है, या फिर CNG होती है, या फिर डीजल होती है, या फिर मिट्टी का तेल होता है। तो वो उसका ऑप्शन सही है दोस्तों, CNG गैस जो होती है वो उसका ऑप्शन सही है, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वन उन्मूलन के मुख्य कारण क्या है? वन उन्मूलन के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थानांतरित जुताई, आवश्यक ईंधन, या फिर उद्योग के लिए कच्चा माल, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सही आपका बिल्कुल आंसर सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ होता है? कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर तरफ होता है? ऊपर की ओर होता है। तो वो होता है ऊर्जा, जय मात्रा, संख्या, या फिर खाद्य श्रृंखला। तो वो होती है ऊर्जा के माध्यम से होता है दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नीचे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, खान का मतलब होता है। खान का क्या मतलब होता है?
तो खान का मतलब खनिज के संसाधनों का संरक्षण एवं परीक्षण, खनिजों एवं हुए प्रदूषण की जांच, या खनिजों तथा आयसों का उदाहरण, या फिर उपरोक्त में से सही। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से खनिज तथा अयस्कों का उदाहरण, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा वातावरण अनुकूल कृषि पद्धति कौन सी है? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, कार्बनिक कृषि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कार्बनिक कृषि का बिल्कुल ऑप्शन सही है। कार्बनिक कृषि मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पौधीकरण सड़क के किनारे नाइट्रोजन ऑक्साइड का अपचय कर सकता है? इसका सफ़ेदा, यूनिपेरस, नीम, या गुलमोहर। तो इसका जूनिपेरस ऑप्शन सही है, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अगर आपकी परियोजना में सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए एक नई युक्ति का निर्माण शामिल है तो आपकी क्रिया क्या कहलाती है? तो अभियांत्रिक रचना होती है, वैज्ञानिक विधि होती है, या समाज सेवा होती है? तो वो होती है अभियांत्रिक रचना होती है। अभियांत्रिक मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन डी से होता है, विटामिन ए से होता है, विटामिन सी से होता है, या फिर विटामिन बी से होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? विटामिन डी से। तो विटामिन डी मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि किसके साथ शुरू होती है, किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिकल्पना से, या परीक्षण से, या फिर समाधान ढूंढना से, या समस्या का परिभाषित करने से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं समस्या को परिभाषित करना मतलब चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पानी में रखा, यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस कारण से दिखाई देता है? जो पानी में हमारा जो नींबू हम रख देते हैं तो वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है? तो वो ऑप्शन क्या? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पौधों में एनसेट ऑफ शेप किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो किसके कारण होता है? देख सकते हैं कि संसन तनाव, बयान प्रभाव, अंशोषण, या केशिका। तो वो ससंजन तनाव के कारण होता है, और वो ऑप्शन है वो आपका पहला वाला रहेगा। ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एरीग्रस में पोषण विधि होती है, परजीवी होती है, मृत्युजीवी होती है, स्वपोषी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। तो वो है मृत्युजीवी। तो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद देख सकते हैं कि कवक जगत के लक्षणों को पहचानिए। कवक जगत के लक्षण कौन कौन से होते हैं? शरीर का कवक जाल होता है, तंतु सोमपोषी हरे और जाल होते हैं, तंतु अशक्तिकृत होते हैं, सोमपोषी प्राकृत केंद्रीय होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शरीर कवक जाल तो होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर कवक जाल कहलाती है जो बिना रंग के सुकेंद्रीय होते हैं। ये इसका आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से ये वाला आंसर रहेगा। इसके बाद 94 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप कि फुम्मी के शरीर का छाते जैसा गोलाकार भाग तथा यंत्र क्या कहलाता है? तो देख सकते हैं छत्र और डंठल, या फिर क्लोम, शिशाग्र, हाइफा, या क्लोम और हाइफा, या छत्र और टंडल। तो इसका आंसर है छत्र और टंडल, इसका बिल्कुल सही होता है। ये देखिए डंठल, इसका ये वाला ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। वैज्ञानिक पूछताछ में निहित है, किसमें पूछताछ में निहित है? वैज्ञानिक मानव परिकल्पना में होता है, या फिर समूह विचार विमर्श, संस्था सुलझाने का तरीका, सामूहिक सहमति, या अखबार की रिपोर्ट। इसके बाद ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से वो है मानव परिकल्पना प्रमाणित करने के लिए परीक्षण प्रयोग। तो ये वाला पहला वाला जो है वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में देख सकते हैं। अतुल में कुछ किशमिश को 100 मिलीग्राम पानी में रखा, कुछ घंटे बाद किशमिश फूल गई, ऐसा होने का प्रक्रम है? बहिःपरासरण, अंतःपरासरण, जीवक्रंसन, या विसरण। तो वो है अंतःपरासरण। तो अंतःपरासरण इसका सही ऑप्शन है, वो है दूसरा वाला।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ए द्रव का घनत्व बी द्रव का घनत्व से कम है, यदि दोनों द्रव को बराबर भार लें तो वो कौन सा कहलाता है? बे बराबर आयतन लेंगे, या फिर इसके बाद ए ज़्यादा आयतन लेगा बी से, या बी ज़्यादा आयतन लेगा ए से। तो इनमें से फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आयतन ऊपर के कारक पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें से देख सकते हैं कि जो आंसर है ए ज़्यादा आयतन लेगा बी से, ए ज़्यादा आयतन लेगा बी से। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर 98, आयन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आयन ऊर्जा, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आवश्यक होती है जब, क्यों ज़रूर होती है? जहाँ पे एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आयन बनाता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर परमाणु बनाता है, या फिर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग का घनायन बनाता है, या फिर एक आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर परमाणु बनाता है। तो इसका एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग का बनाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 99, यदि ऑक्सीजन की एक जार को हाइड्रोजन के एक जार के ऊपर प्रतिस्थापित करते हैं तो तुमने देखा तो क्या होता है? तो देखते हैं कि हाइड्रोजन ऊपर वाले जाएगी और ऑक्सीजन नीचे वाले जार के नीचे जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं। फिर इसके बाद बे ऐसे ही अपने जार में रहेगी, या फिर बे जुड़कर पानी की भस्म बनाएगी, या फिर बे आपस में मिलकर समझाती मिश्रण बनाएगी। तो इसमें बे आपस में मिलकर समझाती मिश्रण बनाएगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो चौथा वाला है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद 100 वाला देख सकते हैं कि निम्न में से किसका क्वथनांक कम होता है? किसका क्वथनांक कम होता है? इसके बाद वायुमंडलीय दाब पर द्रव पर वायुमंडल दाब से कम दाब पर द्रव, इसके बाद एक द्रव में घुली हुई अपद्रव, या वायुमंडलीय दाब से अधिक द्रव दाब पर। तो इसमें से कौन सा आंसर रहेगा? यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर द्रव, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए विज्ञान के। 50 क्वेश्चन आपके साइंस के सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश के रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नए तरीके से एक नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और ये वीडियो काफ़ी लेंदी भी हो चुकी है, आप इसके द्वारा स्टडी कीजिए। यदि आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपका बिल्कुल सॉल्यूशन कर देंगे। और इसके बाद किसी प्रकार का डाउट है आपके माइंड में तो हमें बिल्कुल यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, और हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। और यदि तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्लासेस के नाम से आप सर्च कर लेना तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।